Hello guys, what's up? This is Yamit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So in this video, we are going to start with supply revision. This is going to be a detailed revision. तो बहुत मजा आने वाला है. So please ये end तक वीडियो जरूर देखना because there are a lot of circulars, थोड़े amendments है. तो वो सब कुछ हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से complete करने वाले हैं. Before starting, if you are new to this channel, please don't forget to hit a subscribe button. If you have not yet liked the video, please do hit a like video because this is going to be really very हेल्पफुल फॉर यू. स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी. सर बहुत इजी चैप्टर है, उसमें थोड़े सर्कुलर्स और अमेंडमेंट्स है, तो अमेंडमेंट्स भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे. स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी के लिए. जीएसटी लगना होगा इफ जीएसटी इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड कैसे होता है ये सप्लाई है कि नहीं. सबसे पहले अगर ये भाई सप्लाई नहीं होगा, अगर ये सप्लाई ही नहीं होगा तो जीएसटी लग ही नहीं सकता. बट अगर ये सप्लाई होगा सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट जीएसटी कैन बी एप्लीकेबल. अगर ये सप्लाई होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट जीएसटी कैन बी एप्लीकेबल. इसका मतलब ये है दैट इफ इट इज अ सप्लाई, दैट सप्लाई कैन बी टैक्सेबल सप्लाई और सप्लाई कैन बी एग्जम्प्ट सप्लाई. इफ दैट सप्लाई इज अ टैक्सेबल सप्लाई देन जीएसटी लगेगा. बट अगर सप्लाई ही एग्जम्प्ट सप्लाई होगा, ये एग्जम्पशन के चैप्टर में देखेंगे, देन इन दैट केस उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. बट इन दिस चैप्टर वी विल नॉट डिस्कस कि इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं. इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट ये सप्लाई है या सप्लाई नहीं है. एब्सोल्युटली राइट. चलो स्टार्ट करते हैं. तुम लोगों के पास जो भी बुक्स है तुम लोग रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. तो सप्लाई का डेफिनेशन किधर लिखा है देखो. देयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्री मेन टॉपिक्स अंडर सप्लाई. मेन इज सेक्शन नंबर 71A, 71B and 71C. Sir, what is 71A? Under 71A, they have given you three conditions. If you satisfy these three conditions, it will become a supply. Number one, best LDR. Sir, what is the meaning of best LDR? Best LDR होना चाहिए मतलब क्या? Barter, exchange. B मतलब barter, E मतलब exchange, S मतलब sale, T मतलब transfer. राइट. एलडीआर, एल मतलब क्या? लीज. दूसरा और एक है लाइसेंस. डी मतलब डिस्पोजल एंड आर मतलब रेंटल. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर देयर इन बेस्ट एलडीआर. सो बेस्ट एलडीआर है देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्मल टीचिंग के प्रोफेशन में हूं और मैंने मेरा फोन बेच दिया, I sell my phone. If I sell my phone, is it a sale? Yes, it is a sale. Did I charge consideration for it? Yes, I charged consideration for it. But it is not in the course of business and that is why इस पे जीएसटी नहीं लगेगा दोस्त. इस पे जीएसटी नहीं लगेगा दोस्त. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने क्या है? मैंडेटरी हो जाते हैं. सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 71A. सेक्शन नंबर 71B क्या बात करता है सर? 71B के लिए इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के लिए द लैंग्वेज विच यू शुड राइट इन द एग्जाम इज ऑन द स्क्रीन फॉर यू. एक काम करना, तुम लोग पॉज करके ना लैंग्वेज लिखना चाहिए. तो 71B का जो जब भी तुम लोगों को इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे पॉइंट आएगा तभी तुम लोगों को लैंग्वेज लिखना है 71B के बारे में. ठीक है. अभी 71B के बारे में क्या है, बट 71B में देयर आर टू थिंग्स विच दे हैव गिवन. बट मैं जो कवर करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू have a detailed discussion on importation of service which includes some part of 71B, okay, full part of 71B and some part of 71C. तो एक चार्ट में हम लोग पूरा समझेंगे. देखो, importation of service होगा if it is with consideration, without consideration. If importation of service is with consideration, it does not matter if it is in the course of business or no, it will always be considered as supply. With consideration सोचो मत, it is always considered as supply. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. अगर मैं विदाउट कंसिडरेशन का बात किया तो हम लोग हमेशा देखेंगे कि जो सप्लाई मैंने लिया है दैट इज फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन और नॉट फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन. अच्छा, इट इज फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब फॉर एग्जांपल मैं सप्लाई इंपोर्ट कर रहा हूं मेरा भाई से. माय ब्रदर स्टेज इन द यूएस से मैं कुछ सप्लाई सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट सर्विस. कैन आई से आई एम इंपोर्टिंग सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी? यस. अगर मैं वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं ना, अगर वो जो सर्विस है वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं ना, तो ही वो सप्लाई माना जाएगा. बट अगर वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है तू पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तू इंपोर्ट कर रहा है तेरे भाई से, तू यूज कर रहा है तेरे घर के इंटीरियर के लिए, देन इन दैट केस इस पे क्या नहीं लगेगा? ये सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे. एब्सोल्युटली राइट. अगर ये विदाउट कंसिडरेशन होगा, मैंने इंपोर्ट किया सर्विस विदाउट कंसिडरेशन एंड नॉट फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी, गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई ये मोस्ट जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तो इस पे हम लोग सप्लाई नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज जेन्युइनली इट इज विदाउट कंसिडरेशन. चलो, रिलेटेड पार्टी से है विदाउट कंसिडरेशन, समझ में आ गया.
बट अगर अनरिलेटेड पार्टी से अगर विदाउट कंसिडरेशन ले रहा है ना, तो जेन्युइनली तेरा कुछ कंसिडरेशन नहीं है और इसके वजह से हम लोग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, राइट? ओके, मेरे साथ वापस रिवाइज करना। 7(1)(b) में क्या लिखा है? 7(1)(b) में एज सच क्या लिखा है तुम लोगों को पता था, इट्स अ पार्ट ऑफ 7(1)(b) एंड 7(1)(c). देखो, विथ कंसिडरेशन इट इज फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द बिजनेस, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सप्लाई, ये लिखा है 7(1)(b) में, ये लिखा है 7(1)(b) में। 7(1) ये जो विदाउट कंसिडरेशन है वो 7(1)(c) का पार्ट होता है। वापस सब लोग इधर देखना, सब लोग इधर देखना, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन वेदर फॉर योर बिजनेस और नो, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सप्लाई। बट इफ इट इज नॉट फॉर योर बिजनेस, देन सॉरी, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, देन इन दैट केस देखो कि वो रिलेटेड पार्टी से है या नॉन रिलेटेड पार्टी से है। अच्छा, मैंने रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट किया है तो देखो कि वो बिजनेस के रिलेटेड है या बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। अच्छा, वो बिजनेस के रिलेटेड है तो सप्लाई माना जाएगा। अच्छा, बिजनेस की रिलेटेड नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर वो विदाउट कंसिडरेशन होगा और नॉट फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी होगा, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। एब्सोल्युटली राइट। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं ये सब कुछ 7(1)(b) नहीं है, दिस इज ओनली दिस पार्ट इज 7(1)(b), ओनली दिस पार्ट इज 7(1)(b). बट मैंने इंपोर्टेशन और सर्विस के जो जो पॉइंट्स थे वो एक ही पॉइंट में तुम लोगों को दे दिया। करेक्ट है सर? ओके, तो देखो 7(1)(a) डन है, 7(1)(b) डन है। आई विल कम टू 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1। 7(1)(c) में क्या बोला है? 7(1)(c) में बोला है कि 7(1)(a) में क्या लिखा था? बेस्ट एलडीआर होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। बट इन सर्टेन केसेस देयर इज नो कंसिडरेशन विच इज इन्वॉल्व। इन सर्टेन केसेस देयर इज नो कंसिडरेशन विच इज इन्वॉल्व, बट स्टिल गवर्नमेंट सेज दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज supply. We are going to consider this as a supply. We are going to consider this as supply. That's why this supply is known as deemed supply. इसमें कंसिडरेशन नहीं है बट वो बिजनेस के रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई मानेंगे। पर इसमें सब कुछ नहीं आएगा, इसमें स्पेसिफिक चीजें आएंगी और स्पेसिफिक चीजों में कौन से पॉइंट्स आते हैं? ट्रिप, टी मतलब ट्रांसफर, आर मतलब रिलेटेड पार्टी, आई मतलब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो भी अब हम लोग ने जस्ट देखा, एंड पी मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट। सर ट्रांसफर मतलब क्या? देखो इधर सब लोग इधर देखना, ट्रांसफर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं ए हूं, आई वेंट टू अ लैपटॉप वेंडर एंड आई परचेस्ड वन लैपटॉप जिसपे मैंने जीएसटी पे किया 1 लाख का, सो जीएसटी जो पे किया कहने से आई विल बी एबल टू टेक द आईटीसी ऑफ दैट। एब्सोल्युटली राइट। चलो आईटीसी ले लिया, बट आईटीसी जब गवर्नमेंट दे रहा था कहने से गवर्नमेंट का एक अजम्पशन था दैट आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर माई बिजनेस। यस, बराबर, मैं यूज करना चाहिए बिजनेस में, बिकॉज सेक्शन नंबर 16 में स्पेसिफिकली बोला है कि अगर तुझे आईटीसी चाहिए तो तू बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, सो ए ने बिजनेस के लिए जस्ट स्टार्ट किया, पर उसने ना, उसके पास एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट आने के बाद उसने बोला कि सर लैपटॉप ने हम लोग, अब मुझे तो आपसे ही लेक्चर्स देखने, आपके ही लेक्चर्स देखने। मैंने ठीक है, काम कर, मेरे पास जो लैपटॉप है वो लेके जा। तो मैंने क्या किया, जो लैपटॉप मैंने परचेस किया था जिसपे मैंने आईटीसी क्लेम किया था, वो लैपटॉप मैंने उसको डोनेट कर दिया। अगर मैंने उसको लैपटॉप डोनेट किया तो गवर्नमेंट मेरे पास यार बोला भाई तू आईटीसी लिया था with a condition that you are going to use it for your business, but you have donated it right now, you're not using it for your business, and that is why you need to reverse the ITC. अभी reversal of ITC में क्या होता है? reversal of ITC में they said एक काम करो, जो तुम लोग ने डोनेशन दिया है ना, वो डोनेशन को हम लोग डीम्ड सप्लाई मानेंगे। तो उसका जो भी आपको टैक्स पेमेंट आएगा वो करने के लिए तुम लोग क्या करोगे? आईटीसी यूटिलाइज करोगे। सो ऑटोमेटिकली तुम लोगों का आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट, एकदम ओके। बट सर व्हाट इफ मैंने लैपटॉप वेंडर से लैपटॉप परचेस किया पर जिसपे मैंने आईटीसी क्लेम ही नहीं किया और वैसा लैपटॉप मैंने डोनेट कर दिया, तो तू मुझे बता, मैंने आईटीसी अगर लिया ही नहीं होगा, सो डिड आई टेक एनी बेनिफिट? नो। Is there any loss for the government? No. So इसके वजह से ये जो डोनेशन होगा ना, ये डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा, because there is no reversal as such, right? Perfect. अभी देखो इधर, इसमें 3 चीजें तुम लोगों को एग्जाम्स में लिखनी है। See, मुझे ये भी I care about this also that तुम लोग ने एग्जाम में क्या लिखना चाहिए। See, revision lecture should not be only to revise the concepts. It is better that you understand the language also which you are going to write in the exam. 3 पॉइंट्स स्पेसिफिकली होने चाहिए। नंबर 1, देयर हैज टू बी ट्रांसफर और डिस्पोजल, करेक्ट। सेकंड, सच ट्रांसफर और डिस्पोजल should be permanent and not temporary, and ITC should be availed on it. If these 3 conditions are satisfied, then in that case we say that this will be considered as deemed supply. करेक्ट है, ट्रांसफर और डिस्पोजल होना चाहिए, वो परमानेंट होना चाहिए और आईटीसी मैंने लेना चाहिए।
This is your section number 71C plus schedule 1 का first point, that is transfer, right? दूसरा क्या है R? R मतलब क्या? Related party. R मतलब क्या? Related party. Sir, what is the meaning of related party? फटाफट एक बार देखते हैं. Such persons are officers or directors of one another's business. मतलब क्या? I have a company, I am a director. You have a company, you are a director in that. Okay, sorry. वापिस. You have a company, I have a company. I am a director in your company, you are a director in my company. Then in that case, we both will be considered as related parties. Such persons are legally recognized partners. Partnership firm में जो partners होते हैं, both are considered as related parties. Such persons are employer-employee, related parties. Third person controls, owns, holds equal to or more than 25% of the voting stock or shares of both of them. For example, there is C and A and B. C क्या करता है? समझिए 30% होल्ड करता है. 30% होल्ड करता है. In that case, A and B will be considered as related persons. करेक्ट है? ओके. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, one of them controls the other. मतलब क्या? A is controlling B. So A and B will be called as related party. A third person controls both of them. Sir, अभी तो देखा ऊपर, नहीं, ऊपर से परसेंटेज देखा, नीचे कंट्रोल बोला है. कंट्रोल मतलब क्या? डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला. डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला. पूरा कंपनी मैनेज कौन करता है? पूरा कंपनी समझ मैनेज करता है सी. ए एंड बी का पूरा कंपनी सी मैनेज करता है. इधर परसेंटेज नहीं दिया, ऊपर परसेंटेज दिया था 25% का, राइट? सो इधर मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. सो ए एंड बी क्या बन जाएंगे? ऑटोमेटिकली रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे. Such persons together control the third party. इसका मतलब क्या? अभी इधर A and B है और ये A and B C को होल्ड करते हैं अभी. So A and B क्या बन जाएंगे? Related parties बन. पहले उल्टा था, C कर रहा था दोनों को, अभी A and B दोनों A C को कर रहे हैं होल्ड. Such persons are members of the same family. मेरे हिसाब से दोस्त, this is the most important point. This is the most important point. Such persons are members of the same family and this is going to be asked in the exam. Okay. Such persons are members of the same family. Sir, what is the meaning of family? Sir, family का definition क्या है? If you see the book में एकदम नीचे family का definition दिया है. Family के definition में थोड़ा सा मैंने summarize किया है. मेरी spouse, मेरे children, वो dependent हो या independent हो, they will be categorized as family. They will be categorized as family. मेरे parents, grandparents, brothers, sisters, ये चार लोग, सिर्फ चार लोग, parents, grandparents, brothers, sisters, ये चार लोग वो डिपेंडेंट होंगे ना, तो ही क्या माना जाएगा? डिपेंडेंट होंगे तो ही वो रिलेटेड पार्टी मतलब फैमिली माना जाएगा. फैमिली माना जाएगा मतलब ही रिलेटेड पार्टीज माना जाएगा. तुम लोगों को क्वेश्चन किधर आएगा मालूम है? क्वेश्चन इधर आएगा. I imported certain services from my brother who is well settled and I took that service for my business. क्या होगा आंसर? I imported certain service from my well settled brother for my business. क्या होगा आंसर? You will say कि sir this will be considered as supply because मैं related party से business के लिए लिया था. wrong. समझो, रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन तुम लोगों को पहले इधर क्लियर करना होगा तो ही तुम लोग आगे जा सकते हो. रिलेटेड पार्टी में कौन आता है? जो ब्रदर वो मेरे पे डिपेंडेंट है उससे मैं सर्विस ले रहा हूं. जो सिस्टर जो मेरे पे डिपेंडेंट है उससे सर्विस ले रहा हूं. जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो मेरे पे रिलेटेड है उससे उनसे सर्विस ले रहा हूं, तो वो रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे. अगर वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, प्लीज समझना, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, देन इन दैट केस वो मेरे फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, विच मींस वो मेरे रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, विच मींस वो इधर फॉलो होंगे. दिस विल बिकम कंफ्यूजिंग. तो इसके वजह से सिर्फ बिजनेस दिया है, इसके वजह से तुम लोग ऐसे बह मत जाना उसमें, ठीक है? पहले पूरा कंप्लीट करना अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद ही तुम लोग आगे बढ़ना. तो ये फैमिली का डेफिनेशन दोस्त इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर, मतलब सोल एजेंट है, मेरे लिए सिर्फ काम करता है. ये हो गया रिलेटेड पार्टी. बट सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए आई विल टेक वन मेगा चार्ट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. यू आर इन महाराष्ट्र, देयर आर टू ऑफिसेस, ऑफिस 1 एंड ऑफिस 2, ठीक है? यू मस्ट बी नोइंग दैट रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तुम लोगों को ऑप्शन दिया जाता है दैट इफ यू आर इन वन स्टेट, इफ यू हैव टू ऑफिसेस, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ registering only one office. Sorry, you can have only one registration for both the offices. You can have only one registration for both the offices and you can consider one office as a principal place of business and another office as additional place of business. तुम लोग ये कर सकते हो, as such problem नहीं है. बट अगर तुझे करना ही है दो ऑफिसेस तो रजिस्टर तो कर ले.
तुझे करना है दो अलग अलग ऑफिस के दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट, तो कर ले, पर तेरे पास ऑप्शन है एक रजिस्ट्रेशन लेने का, राइट एकदम परफेक्ट है। ओके, अज्यूम करते हैं कि दोनों ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया है महाराष्ट्र में। नाउ ऑफिस 1 इज इन मुंबई, ऑफिस 2 इज इन पुणे, registered office number 1 is registered, office number 2 is also registered, so any supply, मतलब ये जो ऑफिस नंबर 1 टू ऑफिस नंबर 2 जो भी सप्लाई होगा वो माना जाएगा सप्लाई बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्संस, मतलब वो डिस्टिंक्ट पर्संस मानेंगे, वो दोनों क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्संस मानेंगे। परफेक्ट एकदम, नो प्रॉब्लम। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो क्या होता, अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या एक ही है ना, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जा रहा है, तो डिस्टिंक्ट पर्संस नहीं मानेंगे। अगर एक ही स्टेट में दो अलग अलग रजिस्ट्रेशंस है तो दोनों रजिस्ट्रेशंस को हम लोग डिस्टिंक्ट पर्संस मानेंगे। बट अगर पूरे स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन है तो हम लोग दो, इवन तो देयर आर टू ऑफिसेस, हम दोनों को डिस्टिंक्ट पर्संस नहीं मानेंगे। एब्सोल्युटली क्लियर एकदम। ओके, अभी महाराष्ट्र में ऑफिस नंबर 1 है विच इज रजिस्टर्ड, और मेरा और एक ऑफिस है यूपी में, दैट इट डज नॉट मैटर कि यूपी वाला ऑफिस इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, वो दोनों क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्संस मानेंगे। हम दोनों क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्संस मानेंगे। सी, एक अगर रजिस्टर्ड होगा तो दूसरा रजिस्टर्ड हो या ना हो इसे फर्क नहीं पड़ता है। एक अगर रजिस्टर्ड है, इंटरस्टेट जब भी होता है ना, इंटरस्टेट सप्लाई, व्हेन एनी इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम Maharashtra registered office to UP office, it does not matter that UP is registered or unregistered, both these two will be considered as distinct persons। सिर्फ हम लोग कभी देखते हैं वो अगर इंट्रा स्टेट होगा तो देखेंगे कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है सामने वाला पार्टी। अगर महाराष्ट्र में मेरा ऑफिस है वो रजिस्टर्ड है, अगर सामने वाला पार्टी रजिस्टर्ड हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। समझो यूपी वाला ऑफिस रजिस्टर्ड है, यूपी वाला ऑफिस रजिस्टर्ड है और उसने अगर गोवा ऑफिस में कुछ सप्लाई किया, और गोवा ऑफिस है ना रजिस्टर्ड नहीं है, वो दारू बेचता है, गोवा ऑफिस जो है वो दारू बेचता है, पर यूपी से दारू नहीं गया, यूपी से क्या गया, चकना गया, समझ, यूपी से चकना गया। तो यूपी से जो चीज गोवा गई है वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्संस मानेंगे क्या, आंसर इज यस, वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्संस मानेंगे। समझो बात को, यूपी तो दारू नहीं बेच रहा ना, so any supply from UP to Goa will be considered as distinct person। और जब गोवा आगे बेचेगा तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा, क्यों, बिकॉज गोवा क्या कर रहा है, गोवा आगे दारू बेच रहा है, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, पर ये सप्लाई माना जाएगा डीम्ड सप्लाई। परफेक्ट एकदम। इंट्रा स्टेट होगा तो दोनों रजिस्टर्ड होंगे तो ही डिस्टिंक्ट पर्सन। इंटर स्टेट के केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा देन इन दैट केस दूसरा ऑफिस रजिस्टर्ड है नहीं है डज नॉट मैटर, इट दोज आर डिस्टिंक्ट पर्संस। इंटरस्टेट के केस में अगर जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं वो दारू बेचता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वी बोथ विल बी कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्संस। सो दिस वाज योर डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। ये पूरा सेक्शन 25 तुम लोगों को मैंने एक चार्ट से समझा दिया, राइट। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एनी सर्विस, मतलब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दिया, इफ इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट then in that case GST will never be applicable, it will not be considered as supply। देखो, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट सर्विस दिया, इफ यस देन जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है सर्विस, देन जीएसटी लग जाएगा। ये कभी होता है सर, ये कभी होता है, मतलब मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं और मैं भी ऑडिट का एम्प्लॉय हूं और मुझे टैक्स भी आता है, एम्प्लॉयर को समझा मुझे टैक्स आता है, उसने मुझे एक असाइनमेंट दिया टैक्स का, मैं बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा, तू सैलरी मुझे ऑडिट का देता है पर टैक्स के लिए आई विल चार्ज एक्स्ट्रा, हियरिंग के लिए मुझे भेज रहे थे, मतलब कि एक्स्ट्रा लूंगा मैं चार्ज। तो मैंने जो भी उनको एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं था ये, इसकी वजह से जो भी मैं सर्विस दिया वो सप्लाई माना जाएगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अंडर एम्प्लॉयमेंट सर्विस दिया तो जीएसटी नहीं मानेंगे, और अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो जीएसटी हम लोग मान लेंगे। सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टी कॉफी दिया, टी कॉफी, चाय पिलाए, चाय कॉफी पिलाए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया where the value is less than or equal to 50,000 rupees, if the answer is yes, less than or equal to 50,000 है then GST नहीं लगेगा। बट अगर less than or equal to 50,000 नहीं होगा, मतलब more than 50,000 होगा, तो उस पर GST लगेगा, मतलब सप्लाई माना जाएगा, ऐसे बोलना, राइट, एकदम परफेक्ट है। ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ सर, ये देखो, इसमें से 71A हो गया है, 71B हो गया है, 71C का T हो गया एंड रिलेटेड पार्टी हो गया। सर I क्या है, अरे इमोबल प्रॉपर्टी अभी तो एक्सप्लेन किया, इमोबल प्रॉपर्टी मतलब इमोबल प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस।
इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में अभी तो एक्सप्लेन किया कि दो पार्ट्स थे, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन के केस में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन में 7(1)(c) में आएगा। विदाउट कंसिडरेशन में क्या था, अगेन टू पार्ट्स, रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्संस और नॉट फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्संस। समझो नॉट फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन होगा तो उस पे सप्लाई नहीं माना जाएगा, बट फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, इफ इट इज फॉर द इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर इंपोर्ट किया होगा सप्लाई माना जाएगा, बट नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। एब्सोल्युटली परफेक्ट, एकदम चकाचक। ये टी हो गया, आर हो गया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो गया। अभी बात करते हैं प्रिंसिपल टू एजेंट। प्रिंसिपल टू एजेंट के बारे में बात करते हैं सर, एकदम सिंपल है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं है। देखो मैं पहले बात करता हूं, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया। मैं पूरा फ्रेश दिखाता हूं तुम लोगों को। प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ सप्लाई ट्रांसफर किया, राइट? तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये हम लोग सप्लाई मानेंगे। यार क्या बात कर रहे हो सर, ये तो थोड़ी ना सप्लाई होता है, ये थोड़ी सेल होता है, ये सेल हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल टू एजेंट तो सेल थोड़ी, एजेंट टू कस्टमर सेल हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, मुझे बताओ कि एजेंट जो कस्टमर को बेच रहा है वो इनवॉइस किसके नाम पे रेज कर रहा है? सो एजेंट ने बोला एजेंट इनवॉइस खुद के नाम पे रेज कर रहा है। अच्छा, एजेंट खुद के नाम पे रेज कर रहा है, मतलब कहने से अगर 10 लाख का वैल्यू होगा तो 10 लाख के वैल्यू पे वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, समझ, 1 लाख रुपए। सो कस्टमर उसको क्या देगा, जीएसटी प्लस वैल्यू दे देगा, जीएसटी प्लस वैल्यू दे देगा, बराबर है। नाउ कहने से 1 लाख रुपीज का पेमेंट करना विल बिकम द आउटवर्ड टैक्स फॉर एजेंट। एब्सोल्युटली राइट। अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस रेज कर रहा है ना, अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस रेज कर रहा है ना, सो प्रिंसिपल टू एजेंट जो भी सप्लाई होगा वो क्या मानेंगे हम लोग, डीम्ड सप्लाई मानेंगे। सर इससे एजेंट का नुकसान होगा? नहीं होगा भाई, जब डीम्ड सप्लाई मानेंगे इस पे जीएसटी चार्ज होगा, बराबर है। जो जीएसटी पे करेगा एजेंट उसका क्या ले सकता है, वो आईटीसी ले सकता है। जो जीएसटी चार्ज होगा उसका क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। तो इधर भी कहने से 10 लाख प्लस 1 लाख का वैल्यू है, तो वो 1 लाख का उसने जीएसटी पे किया, सो 1 लाख का जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी ले लिया, 1 लाख का उसका आउटवर्ड टैक्स है, सो 1 लाख माइनस 1 लाख विच विल बी नील। सो कुछ भी उसको डिसएडवांटेज हुआ क्या? नहीं। परफेक्ट एकदम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। प्रिंसिपल टू एजेंट के केस में ये जो सप्लाई तो किया, पर कस्टमर को जो इनवॉइस रेज किया ना, वो इनवॉइस ने डायरेक्टली प्रिंसिपल ने रेज किया, इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंसिपल ने रेज किया। सर अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल ने रेज किया होगा तो मुझे पता, इज देयर एनी आउटवर्ड लायबिलिटी फॉर एजेंट? बिकॉज उसने तो चार्ज ही नहीं किया कुछ भी। तो इफ देयर इज नो आउटवर्ड लायबिलिटी फॉर एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट जो भी सप्लाई हो रहा है वो डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे, वो डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे। करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। नाउ अगर ये डीम्ड सप्लाई माना ना, दिस विल बिकम एजेंट बर्डन, बिकॉज उसका कुछ आउटवर्ड लायबिलिटी नहीं है। सर आईटीसी लेगा, अरे क्या अचर डालेगा आईटीसी का, आईटीसी का अचर डालेगा, वो उसका आउटवर्ड लायबिलिटी नहीं है कुछ भी, तो ये डीम्ड सप्लाई मान के आईटीसी देखिए क्या करेगा। अंडरस्टैंडिंग? सो बेसिकली मोटा मोटी मुझे क्या बोलना है, बेसिकली एजेंट ने खुद के नाम पे अगर इनवॉइस इशू किया होगा कस्टमर को, तो प्रिंसिपल टू एजेंट विल बी डीम्ड सप्लाई। बट अगर एजेंट ने खुद के नाम पे नहीं रेज किया है तो प्रिंसिपल टू एजेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। उसमें और एक पॉइंट है लोगों को जो कंफ्यूज करता है, दैट इज डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट मतलब क्या, कस्टमर कभी कभी पे करेगा नहीं करेगा, ये थोड़ा डाउट रहता है प्रिंसिपल को, एंड इसके लिए एजेंट से इसकी तरफ भाई खड़ा है ना, तेरा भाई पैसा देगा इफ कस्टमर फेल्स टू मेक अ पेमेंट, राइट? ओके, चलो एक ट्रांजैक्शन हुआ, यू आर अ प्रिंसिपल, आई एम एन एजेंट एंड देयर इज वन कस्टमर। एक कस्टमर मैंने डील फिक्स करके दिया, प्रिंसिपल अभी भी बोल रहा है कि मत कर उसके साथ डील। मैं बोला कि नहीं अरे भाई है ना इधर, काय को टेंशन लेता है, तो इसकी वजह से मैंने डील कर दिया। डील करने के बाद मैंने तो बोला था ना कि अगर उसने नहीं पिएगा तो मैं करूंगा पे, तो यू आर रिलीव्ड, करेक्ट है। तो हुआ क्या कि कस्टमर को सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद एज एक्सपेक्टेड कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। You started shouting at me, बोला था अमित तुझे कि मैं सप्लाई मत कर या इसके साथ डील मत कर। मैंने बोला अभी ठीक है यार क्या कर सकता हूं। सो अभी तुझे रीपे करना पड़ेगा पैसा, बराबर है, बिकॉज मैंने गारंटी दिया था। अभी देखो वो जो रीपेमेंट होता है ना, समझो डायरेक्टली एजेंट प्रिंसिपल को कर देगा, बराबर है, और एजेंट विल गिव द मनी टू कस्टमर and customer will make a payment to principal. जैसे these are just two ways of making payments to the principal. एक directly principal को देगा और agent को देके principal को देगा, right? But can I say जो भी agent payment कर रहा है on behalf of the customer, can I say this will be considered as loan given to the customer? Everybody,
लोन गिवन टू द कस्टमर मानेंगे बिकॉज कस्टमर के बिहाफ पे एजेंट ने पेमेंट किया है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज लोन विच इज गिवन बाय द एजेंट टू द कस्टमर. सो कैन आई से एजेंट विल चार्ज द इंटरेस्ट ऑन दैट. बराबर है, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. यस. अभी देखो, ये हम लोग अभी इंटरेस्ट के कंपोनेंट का बात कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट के कंपोनेंट का बात कर रहे हैं. सब लोग इधर फुल फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरेस्ट का कंपोनेंट का बात कर रहे हैं. देखो एक एग्जांपल लेते हैं. मुझे बता, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, ये डीम्ड सप्लाई मानेंगे क्या? डिपेंड करता है कि इनवॉइस किसने रेज किया. अज्यूम करता है कि इनवॉइस रेज किया प्रिंसिपल ने डायरेक्टली कस्टमर को, साहिल पे इनवॉइस रेज कर दिया है. बराबर है. सो कैन आई से प्रिंसिपल टू एजेंट जो भी सप्लाई हुआ है वो डीम्ड सप्लाई नहीं मानेंगे. सो कैन आई से दिस एजेंट इज नॉट फॉलिंग अंडर शेड्यूल 1. कैन आई से दिस एजेंट इज नॉट फॉलिंग अंडर शेड्यूल 1. बराबर, परफेक्ट, एकदम ओके, ठीक. अभी देखो, अभी हम लोग इसका बात करते हैं, मेन इंटरेस्ट का. सो एजेंट ने प्रिंसिपल को पे किया होगा. सो कैन आई से इट विल बी कॉल्ड एज की लोन गिवन बाय द एजेंट टू द कस्टमर, राइट. 10 लाख का लोन है और उसने इंटरेस्ट चार्ज किया 1 लाख का. क्वेश्चन ये आता है, will this 1 lakh rupees form part of 10 lakhs? Will this 1 lakh rupees form part of value of supply? What do you think? Value of supply तो 10 लाख है, वो 1 लाख 10 लाख के में ऐड हो जाएगा क्या? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा क्या? Will this 1 lakh rupees be added to value of supply of 10 lakhs? Absolutely no. Absolutely no. अरे भाई 10 लाख रुपए तो प्रिंसिपल का इनकम है. 10 लाख रुपए तो प्रिंसिपल का इनकम है, 1 लाख रुपीस तो एजेंट का इनकम है. दोनों का इनकम ही अलग अलग लोगों का है. तो हाउ कैन आई ऐड 1 लाख टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई? सो हियर 1 लाख विल बी चार्ज्ड सेपरेटली देन द ओरिजिनल इनवॉइस. ओरिजिनल इनवॉइस कैन बी ऑफ 10 लाख जो जाएगा प्रिंसिपल को, पर 1 लाख जो है ना, 1 लाख मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा. 1 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा. करेक्ट एकदम. दूसरा एग्जांपल समझो, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया और इनवॉइस एजेंट ने कस्टमर को दिया. मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया और एजेंट ने कस्टमर को बेचा, और ये जो कस्टमर को बेचा है उसका इनवॉइस जो है वो एजेंट ने रेज किया है. अगर वो एजेंट ने रेज किया होगा, देन इन दैट केस कैन आई से दिस एजेंट इज फॉलिंग अंडर शेड्यूल 1 नाउ. एब्सोल्युटली राइट. ओके. अभी देखो, 10 लाख का इनवॉइस रेज किया, 10 लाख का इसने साहिल पे इनवॉइस रेज किया. साहिल ने पेमेंट नहीं किया, इसके वजह से एजेंट ने प्रिंसिपल को रीपेमेंट कर दिया. ठीक है, ये इधर तक समझ में आ गया. सो कैन आई से दिस इज सिमिलर टू गिविंग अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीस टू साहिल. यस, लोन के साथ साथ साहिल से क्या लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा. नाउ कैन यू टेल मी, विल दिस 1 लाख रुपीस बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई? Can I add this 1 lakh rupees to the value of supply? Now it makes sense to add 1 lakh rupees to the value of supply. क्यों? Because ये दोनों चीज मुझे ही मिलने वाली है दोस्त. 10 लाख भी मुझे मिलने वाला है because invoice has been raised in my name, और 1 लाख जो है वो भी मुझे मिलने वाला है because it is my money only. So in this case, if agent is falling under schedule 1, he will issue the invoice in his own name, और जब भी इशू ऑफ इनवॉइस इन दिस ओन नेम होगा तभी इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा, वैल्यू भी मुझे मिलेगा. तो इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो सकता है. सो वॉट एवर इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम द कस्टमर विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. एब्सोल्युटली राइट. सो दिस इज योर डेल क्रेडिट एजेंट. कुछ भी डिफिकल्ट था क्या दोस्त? कुछ नहीं. अभी देखो, फ्री सैंपल्स होते हैं, फ्री सैंपल्स. अभी मैंने कुछ गुड्स परचेज किए. फॉर एग्जांपल ये मैंने पेन परचेज किया और मैंने पेन परचेज करते वक्त आईटीसी ले लिया. ठीक है, और यही मैंने फ्री सैंपल करके बेच दिया. सेम ना, विदाउट कंसिडरेशन का ही पॉइंट आ गया इधर. मैंने आईटीसी लिया और फ्री सैंपल करके बेच दिया. गवर्नमेंट बोल रहा है तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी लिया होगा तो डीम्ड सप्लाई मानेंगे. करेक्ट है. सो इधर बेसिकली आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स. सिंपल, परफेक्ट. नो सप्लाई क्यों बोला? बिकॉज आईटीसी नहीं लिया इसके लिए. अगर आईटीसी लिया होगा तो 7(1) में ट्रांसफर में आता. दोनों सेम ही है ना. फ्री सैंपल होगा तो सप्लाई नहीं मानेंगे, पर इसके कंडीशन है कि आईटीसी नहीं लेना चाहिए. आईटीसी लिया होगा तो सप्लाई मानेंगे, डीम्ड सप्लाई. बाय 1 गेट 1 फ्री. देखो ना एक बार, ये क्या है मालूम है? टूथब्रश है, टूथपेस्ट. ये भी क्या है? टूथपेस्ट है ना. ये क्या है? ये है सेलोटेप. ये क्या है? सेलोटेप. मतलब अरे वो कॉम्बो करके बेचा है, कॉम्बो करके बेचा है. अभी मैंने ये भी परचेस किया था, ये भी टूथपेस्ट परचेस किया था. दोनों परचेस के टाइम पे मैंने आईटीसी क्लेम कर दिया. दोनों परचेस के टाइम पे मैंने आईटीसी तो क्लेम कर दिया. दोस्त, अगर मैंने आईटीसी क्लेम किया है और मैं दोनों कॉम्बो करके एक प्राइस में बेच रहा हूं, बाय 1 गेट 1 फ्री करके,
बाय वन गेट वन फ्री करके बेच रहा हूं, सो कैन आई से वन ऑफ देम इज गेटिंग सोल्ड विदाउट कंसिडरेशन, बराबर. वन ऑफ देम इज गेटिंग सोल्ड एट वन ऑफ देम इज गेटिंग सोल्ड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब जो विथ कंसिडरेशन है उस पे जो आईटीसी लिया है वो परफेक्ट है, वो मिल जाएगा. बट जो मैं विदाउट कंसिडरेशन बेच रहा हूं, जिसपे मैंने आईटीसी लिया है, वो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा. ऐसा तुम लोगों को अभी तक लगता होगा, बट ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट ने बोला अगर तू बाय वन गेट वन बेच रहा है ना, बिकॉज सी ना, इधर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कौन सा फ्री है कौन सा विद कंसिडरेशन है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट से एक काम कर, जितना तू चार्ज किया है ना, ऐसे हम लोग मान लेंगे दिस इज द चार्ज फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, मतलब दोनों विद कंसिडरेशन है, दोनों विद कंसिडरेशन है, 120 रुपीज में बेचा. देन इन दैट केस दोनों का मुझे क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, बराबर है, दोनों का मुझे आईटीसी मिल जाएगा. सो ट्रीट इट लाइक सप्लाई ऑफ टू गुड्स. टैक्सेबिलिटी वुड बी डिपेंडेंट अपॉन कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई. एब्सोल्युटली राइट, एक नंबर. आगे बढ़ता है विद द नेक्स्ट पार्ट, एकदम सिंपल है, दिल पे हाथ रखने का और बोलने का, ऑल इज वेल. एक्टिविटीज टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. देखो ट्रांसफर, अभी देखो जब भी ट्रांसफर ऑफ टाइटल जाता है ना, टाइटल मतलब ओनरशिप, तभी ट्रांसफर ऑफ गुड्स होगा. और अगर टेम्पररी बेसिस पे टाइटल जाता है, टाइटल मतलब टेम्पररी बेसिस पे राइट जाता है, तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज रेंटिंग. रेंटिंग इज ऑलवेज सर्विस. हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है, गुड्स है की सर्विस है, एकदम सिंपलेस्ट पार्ट है. देखना, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, गुड्स है. राइट टू यूज गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, राइट टू यूज दिया भाई, रेंटिंग पे ले दिया सर्विस. उसके बाद जो हायर परचेज पे, मतलब एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट वेयर द प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, मतलब हायर परचेज. बेसिकली हायर परचेज के केस में अल्टीमेटली तो गुड्स ही जाने वाला है, अल्टीमेटली तो गुड्स ही जाएंगे, इसकी वजह से ये क्या है, गुड्स है. लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग कभी भी गुड्स नहीं हो सकता. सो एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सर्विस, इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सर्विस. लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, जो भी तू दिखता है ना वो सर्विस है. लैंड के केस में गुड्स आ ही नहीं सकता. ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जॉब वर्क का जो भी काम होगा वो क्या माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा. उसके बाद टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, टेम्पररी है भाई, टेम्पररी ट्रांसफर मतलब रेंटिंग जैसा, सर्विस. मेरा लिक्विडेशन हुआ, लिक्विडेशन होने के बाद वॉट एवर असेट्स आई हैड, आई ट्रांसफर्ड दोज असेट्स. लिक्विडेशन होने के बाद जो भी मेरे असेट्स थे वो मैंने सेल कर दिए, वो क्या माना जाएगा, ऑफ कोर्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स माना जाएगा. इसमें दो कंडीशंस है और दो एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस हम लोग एग्जाम्पशंस में भी पढ़ेंगे. नंबर वन, बिजनेस ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, अगर पूरा धंधा का धंधा बेच दिया हम लोग ने, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड. और बिजनेस जब भी ट्रांसफर होता है ना, तभी इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. दैट बिजनेस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इवन दो ऑल असेट्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड, ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, स्टिल इट विल बी नॉट टैक्सेबल, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. और दूसरा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, इसमें भी जीएसटी नहीं लगता है. ये दो चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, मैंने बोला था इमोबल प्रॉपर्टी कुछ भी आया, इट इज गोइंग टू बी गुड्स या सर्विस होगा तो सर्विस होगा. कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे नेगेटिव लिस्ट में. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये कभी भी गुड्स नहीं होगा, ये सर्विस होगा. आईपीआर अगर होगा तो. आईटी सॉफ्टवेयर, इट इज सर्विस. अभी नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट होता है ना, नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट, कुछ कॉम्पीट ना करने के लिए मैंने पैसा दिया. सो फॉर एग्जाम्पल तूने टैक्स का क्लास चालू किया बाजू में, मैं तुझे एक मस्त 2 बैग भर के आया और 2 बैग तुझे दे दिया, बोला कि ये एरिया में तो टैक्स का क्लास नहीं ले सकता. दिस इज नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट. नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट अगर रीजनेबल होगा तो वैलिड माना जाता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इस पे जीएसटी लगेगा एंड दैट जीएसटी विल बी इन रिलेशन टू सर्विस. ठीक है. लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम द सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. लेट डिलीवरी चार्ज, अरे टाइम पे आना चाहिए था भाई, तो टाइम पे नहीं आया, तेरे से लेट डिलीवरी चार्जेस लेना पड़ेगा. तो लेना पड़ेगा तो जीएसटी का सर्विस होगा कि गुड्स होगा, सर्विस होगा. नोटिस पे रिकवर्ड, इंपॉर्टेंट है, नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर लीविंग द जॉब बिफोर अग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लीविंग द जॉब. समझो एक बात को, कब इफ यू वांट टू लीव द कंपनी, तभी तुम लोगों को 1 महीना 2 महीना 3 महीना वॉट एवर इट इज, तुम लोगों को नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है. नोटिस पीरियड अगर सर्व तूने नहीं किया तो मुझे कंपनी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है. अभी वो जो कंपनी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है ना, उस पर जीएसटी लगता है क्या, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है. व्हाट डू यू थिंक, इस पे जीएसटी लगता है क्या? नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर लीविंग द जॉब बिफोर अग्रीड, तो इस पे जीएसटी लगता है एंड दैट दिस इज इन रिलेशन टू सर्विस. ये क्या है, सर्विस का है. ठीक है. राइट टू यूज, राइट टू यूज क्या है, राइट टू यूज मतलब रेंटिंग, इधर ही आ गया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा राइट टू यूज.
कॉम्पोजिट सप्लाई, मैंने अगर मेरे रेस्टोरेंट का कौन सा सर्विस है, समझ, रेस्टोरेंट का सर्विस है, रेस्टोरेंट का धंधा है, मैं पाव भाजी बेचता हूं, तो पहले आलू लेके आता हूं, बाकी सब लेके आता हूं, उसके बाद मैं सर्विस भी देता हूं ना, सर्विस भी देता हूं, तो मैं सर्विस भी दे रहा हूं, तो सर्विस एलिमेंट भी है और गुड्स भी है। अगर सर्विस भी है गुड्स भी है तो क्या मानेंगे, तो उन्होंने बोला सर्विस मानो, इसको सर्विस मानो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें भी क्या मानो, सर्विस मानो। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट इज वेरी सिंपल, अगर कौन सा भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, फर्स्ट पॉइंट में यही बोला है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज, इट विल नीदर कंसीडर्ड एज गुड्स नॉर सर्विस, नीदर गुड्स नॉर सर्विस। इसके वजह से नेगेटिव लिस्ट में किधर लिखा है सर, 7(2) रेड विथ शेड्यूल 3, सेक्शन नंबर 7(2) रेड विथ शेड्यूल 3, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा सर, अगर डेली वर्कर्स होते हैं उनका क्या होता है, कैजुअल वर्कर्स, डेली वर्कर्स, उनका तो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट होता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने वो भी बोल दिया है कि इवन दो दे डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, स्टिल वी विल कंसीडर दैट दे आर एम्प्लॉइज, एंड वैसे ही उनको ट्रीट किया जाएगा। सो देयर इज नो जीएसटी ऑन दैट, सो देयर इज नो सप्लाई ऑन दैट। सर कॉम्पेंसेशन फॉर प्रीमच्योर टर्मिनेशन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रीमच्योर टर्मिनेशन मतलब क्या, 3 साल का बॉन्ड था, तुझे 2.5 years में ही निकाल दिया, मैं बोला मैं नहीं जाएगा भाई, मैं नहीं जाएगा, 3 साल का बॉन्ड आपने ही मुझे दिया था, मैं उसके पहले नहीं जाऊंगा, तो मैं प्रीमच्योर टर्मिनेशन का पेमेंट लेके जाऊंगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक मेरा एम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो इसके वजह से मुझे तुम लोग बताओ कि कॉम्पेंसेशन फॉर प्रीमच्योर टर्मिनेशन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या? इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिलता है, आई विल नॉट लीव द जॉब बिकॉज आई एम स्टिल इन द एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट है। सो कॉम्पेंसेशन जब मिल रहा है तभी आई एम स्टिल इन द एम्प्लॉयमेंट, दैट इज व्हाई जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। नॉन कॉम्पीट फीस पे जीएसटी लग जाएगा, मैंने बोला था। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे सप्लाई कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है, देन इन दैट केस इस पे जीएसटी लग जाएगा। सर्विस बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, सर्विस बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने जो भी सर्विस दिया, दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड टू बी इन नेगेटिव लिस्ट। एमपीज एमएलएज उन्होंने जो भी सर्विस दिया होगा वो किधर फॉलो हो जाता है, नेगेटिव लिस्ट में फॉलो हो जाता है। उसमें ये सब तो ठीक है, तुम लोगों को देख के समझ में आ जाएगा, बट और एक चीज क्या है मालूम है, और एक चीज ये है कि देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल सेबी, और सेबी का एक डायरेक्टर है, सेबी का डायरेक्टर सेबी को सर्विस देता है, उसका क्या होगा सर? उसका भी उन्होंने नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। देखो, ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय स्पेसिफाइड पर्संस इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय, नॉट डीम्ड एज एन, उन्होंने भी अगर सर्विस दिया तो बेसिकली क्या मानेंगे हम लोग, बेसिकली वो भी हम लोग नेगेटिव लिस्ट में ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज दीज आर नॉट द एम्प्लॉइज बट स्टिल वी विल कंसीडर देम एज इन द नेगेटिव लिस्ट। फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चरी सर्विस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये लोग भूल जाते हैं, भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, एब्सोल्युटली राइट। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाने वाले हैं, दैट इज सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। सब लोग इधर पूरा फोकस करना बिकॉज ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल ऑफ लैंड होगा ना, सेल ऑफ लैंड, तो उसपे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड होगा तो कभी भी उसपे जीएसटी नहीं लगेगा। सर सेल ऑफ बिल्डिंग होगा तो सेल ऑफ बिल्डिंग में भी जीएसटी नहीं लगेगा सर, क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज इट इज नॉट गुड्स। तुझे लगता है सेल ऑफ बिल्डिंग सर्विस है? नहीं, बिकॉज इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस के डेफिनेशन में एक चीज लिखा है दैट एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स इज सर्विस। तो गुड्स के डेफिनेशन में बिल्डिंग आता नहीं है, सर्विस के डेफिनेशन में एक्चुअली वो बिल्डिंग आता है, पर वो सर्विस है क्या? सर्विस नहीं है। इसके वजह से उन्होंने नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। सो एक्चुअली वैसे देखा तो गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है, बट अगर वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो कैन आई से देयर इज सम काइंड ऑफ सर्विस एलिमेंट व्हिच इज इन्वॉल्वड इन दिस? एब्सोल्युटली राइट। जो सर्विस एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसके वजह से वो सर्विस एलिमेंट पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होगा ना, उस पे जीएसटी लगे, क्यों? बिकॉज देयर इज अ सर्विस एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बट अगर तू मुझे बता कि पूरा बिल्डिंग रेडी है, मैं बिल्डर हूं, पूरा बिल्डिंग रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो यू केम टू मी एंड सेड कि सर मुझे बिल्डिंग का फ्लैट चाहिए, मैंने तुझे फ्लैट का चाबी दे दिया, डिड आई प्रोवाइड एनी गुड्स? नो। डिड आई प्रोवाइड एनी सर्विस? नो। बिकॉज जब भी वो आया था, जब भी सेल हुआ, तभी कंस्ट्रक्शन का सर्विस चालू नहीं था। सो प्लीज समझना, इधर समझना, ये डेट पे समझ, ये एक स्पेसिफिक डेट है, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट है, समझ, ठीक है? इसके पहले अगर कोई मेरे पास आया परचेज करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन इज ऑन, आई एम प्रोवाइडिंग दिस ठक ठुक का सर्विस फॉर हिम, व्हिच मींस कंस्ट्रक्शन का सर्विस इज गेटिंग प्रोवाइडेड।
सो सर्विस है मतलब जीएसटी लग जाएगा। बट अगर कंस्ट्रक्शन के दिन के बाद अगर कौन सा सेल हुआ तो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है, इसकी वजह से इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। नाउ सर व्हाट इज दिस डेट, ये डेट कौन सा होता है, देखो डेट होता है फर्स्ट ऑक्यूपेशन का डेट, मतलब जब ही ऑक्यूपाई किया वो फ्लैट, फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेट विच एवर इज अर्लियर। सो पहले तुम लोग जब भी आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई एंड फ्रीज द डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग विल बी गिवन इन द एग्जाम, फर्स्ट ऑक्यूपेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पहले डेट फिक्स करो विच एवर इज अर्लियर वाला। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, चल इधर देखना, ऑक्यूपेशन डेट क्या है 7/7/20, कंप्लीशन डेट है 1/7/20, whichever is earlier comes to 1/7/20। अभी देखिए कंसिडरेशन कभी मिला, अच्छा 8/7 को कंसिडरेशन मिला, मतलब बाद में कंसिडरेशन मिला, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बस अप्लाई नहीं है। 7/7/20 को ओसी मिला, 1/7/20 को सीसी मिला, whichever is earlier comes to 1/7/20। अभी देखो कंसिडरेशन कभी पे किया है 5/7 को पे किया है, मतलब कहना है इसमें भी सर्विस एलिमेंट नहीं है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर 7/7/20 है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट 1/7 है, विचएवर इज अर्लियर क्या है 1/7/20, 1/7/20। अभी देखो कंसिडरेशन कभी पे किया, सर थोड़ा सा कंसिडरेशन पे किया है 6/6/20 को, मतलब पहले, और थोड़ा बाद में पे किया है, तो जीएसटी किस पे लगेगा। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल विल से सर ओनली 2 करोड़ पे लगेगा, नहीं भाई, उसने तो पूरा का पूरा फ्लैट बुक किया ना, उसने तो पूरा का पूरा फ्लैट बुक किया उसके पहले, मतलब पूरे फ्लैट के लिए मैं सर्विस दे रहा हूं, विच मींस अगर थोड़ा भी पैसा ये डेट के पहले मिला होगा ना, तो उसको पूरे के पूरे पे हम लोग जीएसटी लगाएंगे। एकदम झकास। चलो ये तेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स मतलब क्या, जो हम लोग ने एक्शनेबल क्लेम्स पहले देखते थे कि एक्शनेबल क्लेम्स आर फॉलिंग अंडर नेगेटिव लिस्ट, बट एक्शनेबल क्लेम्स में ये चीज फॉल नहीं होती, मतलब नेगेटिव लिस्ट में ये सब चीज फॉल नहीं होंगी, मतलब इस पे जीएसटी लगेगा। कौन से लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे हमेशा जीएसटी लगता था, इसमें 3 चीज ऐड कर दी, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीज उसमें ऐड कर दी, बेसिकली ये सब पे क्या लगेगा, जीएसटी लग जाएगा। ओके, क्लैरिफिकेशंस नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ध्यान देना 10 मिनट लगेगा मुझे कंप्लीट करने के लिए। क्लैरिफिकेशंस, अल्कोहलिक लिकर, स्टेट गवर्नमेंट ने अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दिया, सॉरी अल्कोहलिक लिकर का सेल करने का लाइसेंस दिया, अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दिया बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी मुझे पैसा मिलेगा उसके अगेंस्ट, उसके लिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वो अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस है। बट सर अगर मैंने टेलीकॉम लाइसेंस दिया होगा तो टेलीकॉम लाइसेंस पे जीएसटी लग जाएगा। ओके सर, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंसेस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अभी देखो इधर मेरा एक महाराष्ट्र ऑफिस है और इधर मेरा एक कर्नाटका ऑफिस है और इधर एक ट्रक है मेरे पास, ठीक है, ये ट्रक है, ये जो ट्रक है उसके अंदर गुड्स है। अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र ऑफिस रजिस्टर्ड है और ये ट्रक जो है ना, ये ट्रक अपने निकला, ट्रक निकला कर्नाटका जाने के लिए, पर जब भी महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तभी गवर्नमेंट ने बोला, वो स्टेट बैरियर्स मतलब बैरिकेड्स थे और गवर्नमेंट ने मुझे रुकाया और उन्होंने बोला कि भाई किधर किधर किधर, मैंने बोला सर कर्नाटका मेरी ऑफिस में जा रहा हूँ, ओ डीम्ड सप्लाई सेक्शन 25। मैंने बोला कि मालूम है सर जीएसटी भर दिया है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा जीएसटी कितने में भरा, इतने में भरा गुड्स पे। मैंने गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि ये ट्रक पे कौन जीएसटी देगा, मैंने क्या बात कर रहे हो सर, ट्रक पे कौन जीएसटी देता है। उन्होंने बोला गुड्स के डेफिनेशन में है एनी मूवेबल असेट्स, मूवेबल गुड्स, मूवेबल असेट्स, मूवेबल असेट्स में ट्रक भी आता है, मूवेबल असेट में ट्रक भी आता है, मतलब ऐसा मानेंगे कि ट्रक भी महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रहा है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो सर, एक बार ट्रक जाएगा कर्नाटका, अनलोड करके वापस आने वाला है, वो तो वापस आप जीएसटी लोगे आते वक्त, ये तो गलत हो जाएगा ना। इसके वजह से उन्होंने क्लैरिफिकेशन निकाला, क्लैरिफिकेशन में बोला कि जो ट्रक है, ट्रक के अंदर का जो माल है उस पे जीएसटी ले लो, ये ट्रक पे जीएसटी लेने का जरूरत नहीं है। बट अगर गुड्स ही ट्रक है तो मतलब बड़ा सा ट्रक है, उसके ऊपर ट्रक्स है और वो ट्रक लेके जा रहे हैं, राइट, बड़ा से ट्रक्स होते हैं ना, उसके अंदर ट्रक्स है, तो गुड्स ही अगर ट्रक्स होंगे तो अंदर के गुड्स पे जीएसटी लगेगा, बाहर के ट्रक पे जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। तो गुड्स का बात किया, इट कैन बी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एज वेल, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे जीएसटी ले लो, वो बस जा रहा है उस पर थोड़ी जीएसटी लोगे। उसके बाद एक ट्रक है, सिर्फ खाली ट्रक है, खाली ट्रक इधर से कर्नाटका जा रहा है फॉर रिपेयरिंग पर्पस, तो रिपेयरिंग पे जीएसटी ले ले, ट्रक जो आ रहा है उस पर जीएसटी मत ले, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने इधर दिया था। अगर कौन से भी स्पेयर पार्ट्स होंगे, रिग्स, टूल्स और ऑल गुड्स ऑन व्हील्स सेम एज पॉइंट 2, तो उस पे जीएसटी लेना, मतलब जो जो काम कर रहा है उस पे जीएसटी लेना, ये सब स्पेयर पार्ट्स और उस पे जीएसटी मत देना, ओनली बिकॉज़ दीस आर मूवेबल प्रॉपर्टीज।
अभी देखो, डिस्प्ले ऑफ नेम्स और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन, एकदम फेवरेट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन कि मैंने डोनेट किया, डोनेट करने के बाद उन्होंने मेरा नाम नेम प्लेट, मेरा नाम का नेम प्लेट लगाया एज अ डोनर करके, सो इज विल दिस बी कंसिडर्ड एज एडवर्टाइजिंग सर्विस, ये गवर्नमेंट ने बोला है। तो गवर्नमेंट ने, हम लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो उन्होंने नाम लगाया, सो दिस इज जस्ट द, they have just expressed the gratitude by putting the name, right? They have just expressed the gratitude by putting the name, right? So was there any kind of expectation from my end? कुछ quid pro quo था क्या? नहीं. It is not aimed to of giving any publicity. अभी मैं तुम लोगों को थोड़ी चीजें हाईलाइट करके दे रहा हूं, तुम लोगों के एग्जाम में वो आंसर में आना चाहिए, ठीक है? When the name of the donor is displayed in the recipient institution premises, which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy, ये आना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए. It is not aimed at giving publicity. There is no obligation, the quid pro quo on the part of the recipient of the donation or gift to do anything. मेरा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि तुम लोग इधर लिखोगे मेरा नाम, नहीं लिखा तो भी आई वाज फाइन, तो भी मैं पैसा देता ही देता, राइट? सो thus there is no GST liability on such consideration. एकदम सिंपल दोस्त. आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपोजिट सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई में एग्जैक्टली क्या है? कंपोजिट सप्लाई एकदम सिंपल है दोस्त. देखना, अगर मैंने समझ के मैं क्रोमा गया, क्रोमा जाने के बाद एक माइक्रोवेव ओवन लिया, माइक्रोवेव लिया, माइक्रोवेव के साथ में 3 साल का गारंटी भी दिया, दोनों के लिए उन्होंने चार्ज किया, ओवन के लिए भी चार्ज किया और 3 साल के वारंटी के लिए भी चार्ज किया. जो ओवन का चार्ज था वो था समझ 50,000 और जो वारंटी का चार्ज था वो था समझ 5,000. इस पे लगता है 18% और इस पे लगता है 5%. सर टोटल अगर देखा तो उन्होंने एक ही सप्लाई, मतलब एक ही इनवॉइस रेज किया था और एक इनवॉइस में सीधा 55,000 उन्होंने चार्ज किया. वन सिंगल प्राइस दे चार्ज. सर क्या करो, इस पे कौन सा जीएसटी लगाऊं? सर इधर कौन सा जीएसटी लगाऊं? द आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज वेरी सिंपल. इधर प्रिंसिपल सप्लाई इज अवन एंड दिस इज जस्ट एन एंसिलरी सप्लाई. दिस इज कॉल्ड एज composite supply when there is one principal supply and second one is ancillary supply. Both the supplies are both the supplies are made in conjunction with each other. Then in that case the tax rate would be the tax rate of the principal supply which is 18%. मतलब पूरे 55,000 पे 18% लग जाएगा. एकदम झकास. इधर भी सेम है, देखो गुड्स एंड सर्विस दोनों है. गुड्स पे लगता है 10%, सर्विस पे लगता है 18%. गुड्स का 10 लाख, सर्विस ट्रांसपोर्टेशन का 50,000. सो 10,50,000 पे कैन आई से प्रिंसिपल सप्लाई भी है और एंसिलरी सप्लाई भी है. प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? गुड्स एंड एंसिलरी सप्लाई इज सर्विस. सो पॉइंट इज 10.50 लाख पे प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट लगेगा, दैट इज 10%. इजी. क्या क्या लिखना है तुम लोगों को एग्जाम में? देखो, 2 or more supplies of goods and services are made in combination thereof which are naturally bundled, very important point to write, and supplied in conjunction with each other. ठीक है. And tax treatment will be treated as supply of the principal supply. GST rate will be rate applicable to principal supply. ठीक है. ओके. दूसरा आता है मिक्स सप्लाई. मिक्स सप्लाई क्या आता है? बोथ द सप्लाई, 2 or more supplies are made in conjunction with each other and these are not naturally bundled, these are artificially bundled. artificially bundled मतलब क्या? रिन के साथ बकेट फ्री. अभी बकेट भी अलग से बिका जाता है और रिन भी अलग से बिका जाता है. फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने इतना सारा गिफ्ट हैम्पर दिया, हैम्पर में जो सब कुछ ही अलग अलग रहता है, अलग अलग टैक्स रेट्स रहते हैं. सो समझना एक बात इधर, बोथ ऑल द सप्लाईज आर मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ सिंगल प्राइस. सर एक इनवॉइस में अगर सब प्राइस अलग अलग दिखी है तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है. मिक्स सप्लाई में एक प्राइस चार्ज होनी चाहिए. एक प्राइस चार्ज होगी तो ही वो मिक्स सप्लाई मानेंगे, नहीं तो मैं मिक्स सप्लाई नहीं मानेंगे. मॉड्यूल में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस पे लोग कंफ्यूज होते हैं. सिंगल प्राइस होनी चाहिए. इनवॉइस में 10 प्राइस अलग अलग दिखे तो मिक्स सप्लाई नहीं मानेंगे, सिंगल प्राइस होनी चाहिए. याद रखना सब लोग. ओके. इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड एंड नॉट नेचुरली बंड. टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? हाईएस्ट टैक्स रेट. ठीक है. सर्कुलर्स रिगार्डिंग प्रिंसिपल सप्लाई देखो, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, प्रिंटेड एनवेलोप, कार्टन्स, बाद में रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स एंड सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर्स. समझना एक बात, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स एंड पैम्पलेट्स, मेरा प्रिंटिंग का सर्विस है. तुम लोग बुक का कंटेंट लेके आए मेरे पास,
राइट? तुम लोगों ने कंटेंट दिया, मैंने वो बुक पे प्रिंट किया, मैंने तुम लोगों को दे दिया। एक्चुअली ऐसे देखा तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, बिकॉज मैंने क्या दिया तुझे, बुक दिया बना के। बट पॉइंट इज, समझो एक बात को, मेन तो कंटेंट है, वो कंटेंट है इसके लिए वर्थ बढ़ा, कंटेंट नहीं है तो इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसका वर्थ में भी 5 रुपए है, ये 1 रुपए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कंटेंट इज द मेन पॉइंट ना, इसके वजह से सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, पेपर इज एंसिलरी सप्लाई। प्रिंटेड एनवलप, तुम लोग ने मुझे बोला कि तुम लोगों का जो लोगो है वो लोगो मुझे एनवलप पे प्रिंट करके चाहिए। मैं बोला ठीक है, एनवलप मेरा, प्रिंटिंग सर्विस भी मेरा, तुम लोग मुझे क्या दो, लोगो दो। तो मैंने क्या किया, लोगो लिया और प्रिंट किया और दे दिया। अभी विल इट बी कंसिडर्ड एज प्रिंटिंग सर्विस और विल इट बी कंसिडर्ड एज सेल ऑफ एनवलप? दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑफ एनवलप। व्हाई? बिकॉज अगर लोगो भी नहीं होता तो एनवलप का वर्थ उतना ही रहता, राइट? इसकी वजह से वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स मतलब क्या, कि पूरा जो लेयरिंग होता है, मतलब जो रबर का ना एक लेयरिंग होता है, वो जो रबर का लेयरिंग होता है, वो लेयरिंग करने का काम मैं करता हूं, तो सप्लाई ऑफ क्या होगा, सर्विस होगा। सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर्स, रीट्रेडेड टायर्स मतलब क्या, मेरे पास रीट्रेडेड टायर्स है, मतलब जो लेयरिंग किए हुए टायर्स है, तुम लोग मेरे पास आए और मैं तुझे पूरा का पूरा टायर बेच दिया, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, परफेक्ट एकदम। उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट करके एक पॉइंट है, ध्यान देना टेनेंसी राइट एग्जैक्टली क्या होता है। वी विल सी वन एग्जांपल। देयर इज वन पर्सन कॉल्ड देव कृष्णा हु इज द ओनर ऑफ द हाउस, और देयर इज वन, उसने क्या किया, टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया भूमिका को। भूमिका को क्या ट्रांसफर किया, टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया। अभी टेनेंसी राइट ट्रांसफर मतलब टेनेंसी राइट दे दिया, मतलब ट्रांसफर नहीं, दे दिया टेनेंसी राइट, तो ठीक है, वो प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन। भूमिका ने क्या किया, वही टेनेंसी राइट आगे ट्रांसफर किया यश को। अगर भूमिका ने आगे वो टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया तो उसका वो प्रीमियम चार्ज करेगी। यस, ये जो प्रीमियम चार्ज करेगी ना, इस पे जीएसटी लग जाएगा, वो लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग, उस पे जीएसटी लग जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। सो यस, टेनेंसी राइट ट्रांसफर पे हमेशा जीएसटी लग जाता है उसमें। उसके बाद में और एक पॉइंट है, जीएसटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेज करके। सी लिक्विडेटेड डैमेज, जब भी डैमेजेस होता है ना, डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस, डैमेजेस इज जस्ट अ मेयर फ्लो ऑफ मनी, और फ्लो ऑफ मनी है ना, इसके वजह से इस पे जीएसटी नहीं लगता है। फ्लो ऑफ मनी है जिस, इसके वजह से क्या नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है दोस्त। ओके, लिक्विडेटेड डैमेजेस इट इज नॉट टैक्सेबल, लिक्विडेटेड डैमेजेस इट इज नॉट टैक्सेबल। सर चेक डिसऑनर हुआ, चेक डिसऑनर हुआ, इसमें क्या सप्लाई ऑफ सर्विस कुछ है क्या, नहीं, तो क्या मानेंगे, नॉट अ टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल सप्लाई। पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, देखो ना, ट्रैफिक वायलेशन, पोल्यूशन नॉर्म्स, अदर लॉज, तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, मतलब किसके अगेंस्ट कुछ नहीं मिला। ओके, फोरफीचर ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन इवेंट ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द एम्प्लॉयमेंट बिफोर मिनिमम अग्रीड पीरियड, मिनिमम अग्रीड पीरियड के पहले ही वो बंदा निकल के चला गया। सो इट इज incorporated in employment contract to discourage non-serious employees, and also employees does not get anything in return from the employer against the payment of such amount, and that is why it is not taxable. करेक्ट है, बिकॉज जब तक पैसा नहीं मिलता टर्मिनेशन नहीं होता ना। लेट पेमेंट फीस और सरचार्ज, ये ध्यान देना सब लोग, लेट पेमेंट फीस और सरचार्ज ये होता है ना, ये लेट पेमेंट फीस किसके रिलेटेड है, देयर इज समथिंग व्हिच इज अंडरलाइंग, मतलब क्या कि मैंने कुछ सप्लाई दिया था पर तूने पेमेंट करना लेट किया, कुछ सप्लाई तो मैंने दिया था ना, मतलब किसके तो अगेंस्ट पेमेंट हो रहा है, तो ये सप्लाई मानेंगे और इस पे जीएसटी लगेगा, दिस विल बी टैक्सेबल। एंड दिस विल बी, मतलब नेचुरली बंडल्ड होगा, नेचुरली बंडल्ड के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई पे टैक्स लगता है वही लेट पेमेंट पे भी टैक्स लग जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर, मतलब क्या कि मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मिनिमम तो कुछ यूज नहीं किया, तो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसका क्या होगा समझना, इलेक्ट्रिसिटी पे ही जीएसटी नहीं लगता, तो मिनिमम बिल पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, चेंज करना रैपिडर में, इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, परफेक्ट एकदम। एक लास्ट पॉइंट बाकी है, कैंसिलेशन चार्जेस। देखो ना, कभी कभी होता क्या है, समझ एक कस्टमर है, कस्टमर ने मुंबई टू गोवा टिकट बुक किया, 10,000 रुपए मैंने सप्लायर को दे दिया, उसके बाद मैंने चेंज ऑफ प्लान्स हो गए, बिकॉज दोस्तों ने क्या किया, प्लान कैंसिल कर दिया, इसकी वजह से जो मैंने सप्लायर को बोला आई वांट टू कैंसिल द टिकट, अभी उन्होंने कैंसिलेशन चार्जेस लगाए 2,000 रुपए के, ये जो 2,000 रुपीज के कैंसिलेशन चार्जेस थे उस पे जीएसटी क्या लगेगा, दे सेड तेरा नॉर्मल जो ओरिजिनल टिकट पे जो जीएसटी लगता है ना, उस पे ही वही जीएसटी ये सप्लाई पे भी लगेगा, कैंसिलेशन चार्जेस पे भी लगेगा। अगर ये होटल का भी कैंसिलेशन हो सकता है, वो फ्लाइट का भी कैंसिलेशन हो सकता है, वो अकोमोडेशन कुछ भी हो सकता है, ट्रैवल का हो सकता है, एनीथिंग इज फाइन, बेसिकली दिस विल बी नेचुरली बंडल्ड, और ये कैंसिलेशन सर्विस चार्जेस जो होंगे वो कैंसिलेशन चार्जेस
पे जो जीएसटी लगेगा दैट विल बी ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई। एकदम सिंपल। उसका एक छोटा सा एक्सेप्शन उन्होंने दिया है, फोरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी। फोरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी, तुम लोग ने इसमें कैपिटल गेन्स में एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 51 में लिखा है एडवांस मनी फोरफीचर। ये जो एडवांस मनी फोरफीचर होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली? एडवांस मनी फोरफीचर में बोला है मैंने एडवांस लिया, आई एम गोइंग टू सेल द असेट हाउस प्रॉपर्टी टू दैट पर्सन, इसके मैंने एडवांस लिया। एडवांस लेने के बाद दैट पर्सन डिड नॉट गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने उसको बोला एडवांस भूल जा, मैंने उसका एडवांस फोरफीट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? फोरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी। तू मुझे बता, इन रिटर्न डिड आई गेट एनीथिंग? नो। In return, if I'm not getting anything, can I say forfeiture of earnest money or advance money is just mere flow of money? Yes, और इसके वजह से उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। See, is mere flow of money as the buyer is or the successful bidder does not get anything in return for such forfeiture of earnest money. Absolutely right दोस्त। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब जो होता है नो क्लेम बोनस। देखो मेरे पास एक गाड़ी है और देयर इज वन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, गाड़ी का मैंने प्रीमियम भर दिया, 10,000 रुपीज का मैंने प्रीमियम भर दिया, ठीक है। अभी इफ नथिंग हैपेंस टू माय कार, आई विल नॉट क्लेम द इंश्योरेंस कंपनसेशन ऑफ कोर्स। अभी कंपनी ने मुझे एनकरेज करने के लिए क्या दिया? नो क्लेम बोनस दिया, और नो क्लेम बोनस में बोला कि बेटा तू रोज एवरी ईयर तू 10,000 रुपीज भरता है ना प्रीमियम, अभी तुझे नो क्लेम बोनस में यू हैव टू पे ओनली 9,000 रुपीज बिकॉज दे आर गिविंग मी नो क्लेम बोनस ऑफ 1,000। The question comes, next year I will make a premium of only 9,000. The question comes कि the value of supply will be 9,000 or 10,000. Next year जब मैं पेमेंट करूंगा तभी value of supply will be 9,000 or 10,000. The answer is एकदम simple. The value of supply is going to be 9,000. एकदम परफेक्ट दोस्त, एकदम सही है। चलो, सो ये अपना पूरा का पूरा इंटर का अगर मैंने बात किया, इंटर का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे फाइनल के पॉइंट्स का। सो लेट्स डू सर्टेन अमेंडमेंट्स फॉर विच आर देयर फॉर मई और जून अटेम्प्ट। देखो, एक्शनेबल क्लेम्स में तुम लोगों को ऑलरेडी बोल दिया मैंने कि एक्शनेबल क्लेम्स में नेगेटिव लिस्ट में आता है, बराबर है, तो उस पर लगेगा जीएसटी। यस, इस पे जीएसटी लगेगा। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, जीएसटी लग जाएगा। बट नाउ उन्होंने ऐड किए हैं कसिनोस, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, सो इस पे भी क्या लगेगा दोस्त? जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ फूड इन सिनेमा हॉल्स, सप्लाई ऑफ फूड इन सिनेमा हॉल्स। देखो, अगर सिनेमा हॉल्स में जो सप्लाई करते हैं फूड, तुम लोग जाते हो ना पॉपकॉर्न खाने के लिए, जिधर जिधर प्राइस ऑफ द टिकट से भी ज्यादा पॉपकॉर्न होता है, टिकट के प्राइस से ज्यादा तो पॉपकॉर्न का प्राइस होता है, राइट? तो हम लोग इधर 50 रुपए ऑफर में फिर लगा कि वो बचाता है और उधर हम लोग 500 रुपए खर्चा करते हैं। तो एकदम परफेक्ट मैथमेटिक्स रहता है अपना जब भी हम लोग सिनेमा हॉल्स में जाके मूवी देखते हैं वो, ठीक है ना? ओके, तो लॉजिक लेफ्ट द चैट वैसे टाइप में होता है वो। तो सप्लाई फूड में अगर फूड सिनेमा हॉल में दिया जाता है सेपरेटली, तो वो रेस्टोरेंट जैसे ट्रीट किया जाएगा, जो रेस्टोरेंट का जो रेट लगता है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर कौन सा भी फूड तुझे, मतलब तू अगर समझ बुक माई शो पे गया और बुक माई शो पे ही तो तू क्या करता है मालूम है, तो उधर ही वो लोग पूछते हैं कि प्री बुक करना है क्या, कौन सा पॉपकॉर्न या कौन सा फूड आइटम, कौन सा प्री बुक करना है क्या। सो अगर तूने प्री बुक कर दिया और वो टिकट के प्राइस में ही इंक्लूडेड है, अगर वो टिकट के प्राइस में ही इंक्लूडेड है ना, देन इन दैट केस उस पे वो नेचुरली बंडल्ड माना जाएगा, कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा, और वो मेन सिनेमा हॉल्स का सिनेमा डिस्प्ले का जो टैक्स लायबिलिटी होता है, टैक्स रेट होता है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट फूड बेवरेज अलग से सेल किया तो उसको रेस्टोरेंट सर्विस जैसे ट्रीट करेंगे। एकदम परफेक्ट। देखो, विल बी ट्रीटेड एंड टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस एज लॉन्ग एज फूड एंड बेवरेज इज सप्लाइड बाय वे ऑफ और पार्ट ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड independent of cinema exhibition service. If food is supplied along with cinema service and the price of the food is included in the ticket, then these are naturally bundled service. It will be considered as composite supply and the principal supply will be of exhibition of cinema. सिंपल। उसके बाद उन्होंने और एक पॉइंट कवर किया, मेरे सब जरूरत नहीं था, बहुत सिंपल पॉइंट है, टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी ने, अगर मेरे पास कौन से शेयर्स है सब्सिडरी कंपनी के, क्या सर्विस मानेंगे क्या? नहीं। सो नो जीएसटी ऑन परचेस और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। गुड्स के डेफिनेशन में एक्सक्लूड किया है क्या? सिक्योरिटीज। ये तेरे अमेंडमेंट्स थे और ये तेरा पूरा का पूरा सप्लाई का चैप्टर था। आई होप दैट यू आर crystal clear with the supply chapter. If yes, please
share this with all your friends. If you have not yet liked the video, please do hit a like button. If you have not yet subscribed to the channel, please do hit a subscribe button, because your one subscribe, one like and one comment also motivates me a lot to make more and more content for you guys. So that's it for today's video. This is Amit Mahajan. I will see you in the next video. Till then, bye bye, see you and take care.